सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। पिछले लेक्चर में हमने देखा था रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल को हमने डिटेल में सारा समझ लिया था। अब बात करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में। फाइन ग्रेन सॉइल को हम फर्दर किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फाइन ग्रेन सॉइल का डेफिनेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि अगर 50% से ज्यादा मिट्टी 0.075 mm की सीव से पास कर जाए तो उस पूरी सॉइल को मैं फाइन ग्रेन सॉइल का नाम करता था। अब बात आती है कि ये जो मेरी फाइन ग्रेन सॉइल है, इस फाइन ग्रेन सॉइल को मैं कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकता हूं। तो भैया सीधी सिंपल सी बात है, जब मैंने फाइन पार्टिकल्स पढ़े थे तो फाइन पार्टिकल्स दो ही नाम से मिले थे मुझे, या तो क्ले या तो सिल्ट। तो भैया अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं कि अगर मेरी सॉइल के अंदर में मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स सिल्ट के रहेंगे, मेजॉरिटी बोले तो 50% से ज्यादा, अगर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल सिल्ट के रहेंगे तो मैं मेरी सॉइल को सिल्ट का नाम दे दूंगा। मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स क्ले के रहेंगे तो मैं उस सॉइल को क्ले का नाम दे दूंगा। दैट्स इट। तो भैया ये जो फाइन ग्रेन सॉइल है, इसका डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। इस फाइन ग्रेन सॉइल को मैं क्लासिफाई करूंगा दो कैटेगरी में, दैट इज सिल्ट डिनोट करेंगे एम से एंड क्ले डिनोट करेंगे सी से। ये बेसिक क्लासिफिकेशन होगा आपकी फाइन ग्रेन सॉइल का। अब इसके आगे क्या भाई, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स अगर सिल्ट के रहे, मतलब सिल्ट के पार्टिकल्स का साइज क्या था याद करिए, 0.075 mm से 0.002 mm के हर पार्टिकल को मैंने सिल्ट पार्टिकल्स बोला था। तो अगर मेरी सॉइल के अंदर में मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल सिल्ट के रहे तो सॉइल सिल्ट कहला जाएगी, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल क्ले के रहे तो सॉइल क्ले कहला जाएगी। खैर, चाहे सिल्ट रहा हो चाहे क्ले रहा हो, दिस सिल्ट एंड क्ले आर फर्दर क्लासिफाइड एज L, I एंड H। चाहे सिल्ट रहा हो चाहे क्ले रहा हो, ये तो हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लेंगे। 50% से ज्यादा पार्टिकल अगर सिल्ट के हैं तो सॉइल सिल्ट है, 50% से ज्यादा पार्टिकल क्ले के हैं तो सॉइल क्ले है। अब चाहे वो सिल्ट रहा हो चाहे वो क्ले रहा हो, मैं इस सिल्ट और क्ले को फर्दर क्लासिफाई करता हूं तीन कैटेगरी में, L, I एंड H। ये क्या है L, I, H? तो भैया ये जो L लिखा हुआ है, L का मतलब होता है लो कंप्रेसिबल। बताऊंगा इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। L से लो, H से होता है हाई कंप्रेसिबल। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये अपन ने नहीं बनाए हैं नोटेशन, ये LIH का नोटेशन मैंने और आपने नहीं बनाया, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो L का मतलब लो कंप्रेसिबल, H का मतलब हाई कंप्रेसिबल। तो I का मतलब क्या? L लो, H हाई, I का मतलब बीच वाला, दैट इज इंटरमीडिएट। तो I का मतलब हुआ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल। समझे भैया? तो मैं मेरी फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई करने जा रहा था। फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई किया मैंने सिल्ट और क्ले में। सिल्ट और क्ले फर्दर क्लासिफाई होगी तीन कैटेगरी में, दैट इज L, I एंड H। L बोले तो लो कंप्रेसिबल, I बोले तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, H बोले तो हाईली कंप्रेसिबल। कैसे पता करेंगे ये LIH की कहानी, कैसे पता चलेगी? तो जरा देखते हैं अगली स्क्रीन पे कि व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड L, I एंड H। ठीक है, चलिए। तो भैया देखिए, सॉइल मेरी थी सिल्ट जिसको मैंने M बोला, या फिर थी क्ले जिसको मैंने C बोला। इनको मैंने फर्दर क्लासिफाई किया तीन कैटेगरी में, दैट इज L, I एंड H। तो जरा कॉम्बिनेशन बनाए, क्या क्या बनेंगे। अगर मेरी सॉइल सिल्ट थी तो उसके साथ L आ सकता है, I आ सकता है, H आ सकता है। क्या नाम होगा जरा देखें। तरीका वही, थंब रूल वही, जो बाद में लिखा हुआ है नाम में पहले आएगा। L का मतलब क्या बोला था मैंने, लो कंप्रेसिबल, तो इसका नाम पड़ जाएगा लो कंप्रेसिबल सिल्ट। MI जो सेकंड में, जो अल्फाबेट दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, बाद में लिखा हुआ है, नाम में पहले आएगा, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट। उसी तरीके से हाईली कंप्रेसिबल
या हाई कंप्रेसिबल सिल्ट भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार ml की जगह पे मान लीजिए अगर cl होता, mi की जगह पे ci होता, mh की जगह पे ch होता, तो सिल्ट के बजाय क्ले आ जाता। मतलब अलग अलग ना लिख के मैंने एक ही साथ लिख दिया। अगर Cl लिखा होता तो इट विल बी लो कंप्रेसिबल क्ले, Ci लिखा होता तो इट विल बी इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले, Ch लिखा होता तो हाईली कंप्रेसिबल क्ले। ये गोला यहां लगा दिया तो इस गोले के साथ उसको आप कोरिलेट कर लीजिएगा। कैसे पता करेंगे भैया? ये पता ही तो करना है एक्चुअल में, कि ये तो हमने थ्योरी पढ़ ली कि भाई जो सिल्ट और क्ले है वो LiH के रूप में क्लासिफाई होगी। कैसे? तो याद रखिएगा ये जो LiH का क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड होता है सॉइल की लिक्विड लिमिट पे। LiH का जो क्लासिफिकेशन है इज बेस्ड ऑन लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल। पहला लेक्चर याद करिएगा सॉइल क्लासिफिकेशन का। जब मैंने आपको इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात बताई थी तो मैंने बोला था इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम दो चीजों पे बेस्ड होता है, साइज पे और कंसिस्टेंसी लिमिट्स पे। अभी तक तो साइज की बात चल रही थी, कंसिस्टेंसी लिमिट्स की बात अभी तक नहीं आई थी, ये आ गई। ये कंसिस्टेंसी लिमिट्स ही तो है। 3 कंसिस्टेंसी लिमिट्स पढ़ी थी कि नहीं भैया? लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, तो आ तो गई। तो ये जो LiH का क्लासिफिकेशन है दैट विल बी बेस्ड ऑन द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल। जिस सॉइल के अंदर में पानी ज्यादा होगा, ध्यान से सुनेंगे, जिस सॉइल के अंदर में पानी ज्यादा होगा, क्या मैं बोल सकता हूं वो ज्यादा अच्छे से कंप्रेस होगी? द सॉइल विच विल बी हैविंग हाई वाटर कंटेंट कैन बी इजिली कंप्रेस्ड। इसका मतलब अगर सॉइल का लिक्विड लिमिट ज्यादा है तो मैं उसको बोल सकता हूं दैट इज हाईली कंप्रेसिबल। जिस सॉइल का लिक्विड लिमिट कम है उसको मैं बोल सकता हूं दैट इज लो कंप्रेसिबल। और ना ही बहुत ज्यादा है पानी ना ही बहुत कम है तो इट इज इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल। ऐसा बोल सकते हैं ना? बोले भाई किसी भी सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी उसके वाटर कंटेंट पे डिपेंड करेगी। आप खुद ही प्रैक्टिकल करके देख लेना घर पे, एक सूखी मिट्टी लेना और एक गीली मिट्टी लेना एक एक हाथ में और दोनों को दबाना। आप देखोगे जो गीली मिट्टी है वो ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी एज कंपेयर टू सूखी मिट्टी। कहीं ना कहीं सॉइल का वाटर कंटेंट उसकी कंप्रेसिबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। जितना ज्यादा पानी होगा सॉइल के अंदर में उतना ज्यादा कंप्रेसिबल होगी वो सॉइल। तो यहां पर मैंने आपसे बोला कि ये जो LiH है ये LiH का क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है लिक्विड लिमिट के हिसाब से। कैसे? देखते हैं। अगर सॉइल का लिक्विड लिमिट, याद करिए ऐसे लिखते थे, लिक्विड लिमिट इज लेस देन 35%, ये मैंने नहीं कहा, IS 1498 ने कहा है। अगर सॉइल का वाटर कंटेंट इज लेस देन 35% तो सॉइल विल बी टर्म्ड एज लो कंप्रेसिबल सॉइल। अगर सॉइल का वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन 50% तो सॉइल विल बी टर्म्ड एज हाईली कंप्रेसिबल सॉइल। और अगर सॉइल का वाटर कंटेंट इज बिटवीन 35% टू 50% तो सॉइल विल बी टर्म्ड एज इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल। तो भैया अगर आपको सिल्ट और क्ले को क्लासिफाई करना है एज LiH तो आप एक काम करें, उस सॉइल का लिक्विड लिमिट निकाल लो। अगर उस सॉइल का लिक्विड लिमिट कैसे निकालते हैं याद करिए, कैसेग्रांडेस एपरेटस मैंने आपको बताया था। एक कटोरी होती थी जो कि एक लीवर से अटैच रहती थी, उसके नीचे रहता था एक रबर पैड, ऐसे गिरती थी वो, उससे लिक्विड लिमिट निकलता था। तो जिस सॉइल को आपने सिल्ट और क्ले के रूप में क्लासिफाई कर रखा है उस सॉइल का लिक्विड लिमिट निकाल लो। अगर सॉइल का लिक्विड लिमिट 35% से कम आता है तो उस सिल्ट और क्ले को L नाम दे देना, 50 से ज्यादा आता है तो H नाम दे देना, 35 से 50 के बीच में आता है तो I का नाम दे देना। सॉइल आपकी सिल्ट और क्ले के रूप में ऑलरेडी क्लासिफाई हो चुकी थी। इस M मतलब सिल्ट, C मतलब क्ले, इसको मैंने फर्दर क्लासिफाई किया है LiH में ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लिक्विड लिमिट। ये सवाल पूछा गया था किसी एग्जाम में कि LiH का क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होता है, तो दैट इज बेस्ड ऑन द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल। लिक्विड लिमिट निकालते आता है हमको, तो लिक्विड लिमिट निकाल लेंगे।
कितना आता है लिक्विड लिमिट, एम और सी मैं ऑलरेडी क्लासिफाई कर चुका हूं कि भाई मेरी सॉइल के अंदर में अगर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल सिल्ट के हैं तो सॉइल सिल्ट बन जाएगी, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल क्ले के हैं तो क्ले बन जाएगी। सिल्ट या क्ले जो भी रही हो सॉइल, उसको मेरे को फर्दर क्लासिफाई करना था LIH में, तो सॉइल का लिक्विड लिमिट निकाल लूंगा। लिक्विड लिमिट की वैल्यू के हिसाब से मैं बता दूंगा मेरी सॉइल L है कि I है कि H है। तो मेरी सॉइल ऑलरेडी क्लासिफाई हो चुकी थी सिल्ट और क्ले में, वो मैंने मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स का साइज कितना था उसके हिसाब से सिल्ट और क्ले में क्लासिफाई कर लिया था। फिर उस सॉइल का लिक्विड लिमिट निकाल लूंगा। लिक्विड लिमिट कितना आता है भाई, इनमें से किसी कैटेगरी में लाया करेगा नो डाउट, तो उसके हिसाब से मैं मेरे सिल्ट और क्ले को LIH का नाम दे दूंगा। अब इस पूरी चीजों को, इस फाइन ग्रेन सॉइल का जो क्लासिफिकेशन हमने देखा, इस फाइन ग्रेन सॉइल के क्लासिफिकेशन को मैं एक चार्ट के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आई कैन रिप्रेजेंट द क्लासिफिकेशन ऑफ अ फाइन ग्रेन सॉइल। ध्यान रखिएगा, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए बात नहीं कर रहा हूं। फाइन ग्रेन सॉइल का ये जो क्लासिफिकेशन किया ना भैया, भाई कितने नाम से हुए, 6 नाम हो गए कि नहीं हो गए, क्या क्या, MI, MH, सॉरी, हाँ मतलब लिख सकते हो, ऐसा कुछ गलत नहीं लिखा था मैंने, लेकिन सीरियल वाइज लिखे तो ML, MI, MH, CL, CI, CH, ये नाम लिखे थे। ये जो क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ा फाइन ग्रेन सॉइल का, कैसे पढ़ा ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इन क्लासिफिकेशन को मैं एक चार्ट के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एंड दैट चार्ट इज नोन एज प्लास्टिसिटी चार्ट। उस चार्ट को मैं प्लास्टिसिटी चार्ट का नाम देता हूं। क्या होता है प्लास्टिसिटी चार्ट, और वहीं पे आपको समझ में आएगा ए लाइन का कंसेप्ट। याद करिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के क्लासिफिकेशन में मैंने एक टर्म यूज किया था ए लाइन, तो उसका कंसेप्ट आपको अब समझ में आएगा। चलिए तो देखते हैं, इस फाइन ग्रेन सॉइल के क्लासिफिकेशन को मैं प्लास्टिसिटी चार्ट के रूप में भी देख सकता हूं। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सॉइल क्लासिफिकेशन। छोटा सा 2 मिनट की बातें हैं, सिर्फ इस चार्ट को हमने समझ लेना है, और इस चार्ट को फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हम खतरनाक तरीके से यूज करेंगे। अगला लेक्चर आपका जो रहेगा, दैट विल बी रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल्स ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। गेट में जो भी न्यूमेरिकल सॉइल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड पूछे गए थे वो सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। उसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी करेंगे सॉइल क्लासिफिकेशन के, सो दैट ये कहानी जो हम अभी तक जो कहानी पढ़ते आ रहे थे थियरी के रूप में, उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर हमको मिले कि भैया ये जो कहानी आपने बताई सर, इसको यूज कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये सारी बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलिए, तो ये प्लास्टिसिटी चार्ट है क्या? तो सीधी सिंपल सी बात याद रखिएगा कि ये जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था फाइन ग्रेन सॉइल का, इस क्लासिफिकेशन को मैं प्लास्टिसिटी चार्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, पहली बात। दूसरी बात यह कि ये जो चार्ट मैंने बोला, इसको चार्ट भी बोल सकते हैं, ग्राफ भी बोल सकते हैं। तो ग्राफ है तो किसी 2 वेरिएबल के बीच में ही बनेगा। तो ये जो चार्ट है, दिस इज एक्चुअली चार्ट नहीं है, ये ग्राफ होता है, और ये ग्राफ होता है बिटवीन, इट इज अ ग्राफ बिटवीन आईपी, याद है आईपी याद है, वर्सेस लिक्विड लिमिट। प्लास्टिसिटी चार्ट जो है, दैट इज नथिंग बट इट इज अ ग्राफ बिटवीन आईपी, दैट इज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल, एंड लिक्विड लिमिट। याद करिए, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, और इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये 2 चीजों पे बेस्ड है, साइज और कंसिस्टेंसी लिमिट्स। तो भैया ये आईपी क्या होता था? आईपी को मैंने क्या बोला था? WL माइनस WP। आई कि नहीं कंसिस्टेंसी लिमिट्स? यहां पर कंसिस्टेंसी लिमिट्स आई कि नहीं? तो कहीं ना कहीं मेरा इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम कंसिस्टेंसी लिमिट्स पे भी बेस्ड है। वो चीज अब मुझे समझ में आ रही है यहां पे कि क्यों मैंने बोला था कि मेरा इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम साइज पे तो डिपेंड करता ही है, कंसिस्टेंसी लिमिट्स पे भी डिपेंड करता है। दिख रहा होगा आपको ये बात कि मैंने वो बात क्यों बोली थी। खैर, अभी ग्राफ बना भी लेते हैं कि भाई प्लास्टिसिटी चार्ट मैंने बोला, ये चार्ट नाम जरूर दिया हुआ है बट इट इज एक्चुअली अ ग्राफ। तो इट इज अ ग्राफ बिटवीन आईपी ऑफ द सॉइल, दैट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स, एंड WL, दैट इज द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल, है ना। जिनको नहीं याद हो तो मैं यहां पर लिख देता हूं भैया, इट इज द लिक्विड लिमिट एंड इट इज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल। क्लियर?
अब ग्राफ बना लेते हैं और खत्म करते हैं इसकी कहानी। तो ग्राफ कैसा बनेगा इस आईपी और डब्ल्यूएल के बीच में। अब जरा एक बात याद करें, जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि सर इनमें से कोई सा भी जब आप ग्राफ बनाते हो तो कौन सी क्वांटिटी को वाई एक्सिस पर रखना है, कौन सी क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पर रखना है। ये जनरली कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में। तो एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, जो भाई कोई भी ग्राफ बन रहा है तो वो दो वेरिएबल्स के बीच में बनता है। और ऐसा हम पढ़ा करते थे स्कूल में कि वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेंगे एक, मतलब जनरल बता रहा हूं, ऐसी बात निकली है तो बता दे रहा हूं आपको। जरूरी नहीं कि आप इसको पढ़ें या समझें, आई थिंक ऑलमोस्ट आपको ये चीजें पता होंगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिखी, ऐसी जनरल इक्वेशन लिख दी मैथ्स की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y इज इक्वल टू 4x² प्लस 2x प्लस 1, पैराबोला है कुछ, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा तो y की वैल्यू चेंज होगी। अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा तो y की वैल्यू चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने x इज इक्वल टू 1 डाला तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 7। x की वैल्यू 2 डाली तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 4 16 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 21। तो x को मैं मेरे हिसाब से डाल रहा हूं और x की वैल्यू के हिसाब से y की वैल्यू चेंज हो रही। दैट मीन्स x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। हमेशा याद रखिएगा, जो थंब रूल है ग्राफ बनाने का वो ये कहता है कि y एक्सिस पे आप रखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को और x एक्सिस पे आप रखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। अब जरा आईपी और डब्ल्यूएल को देखें, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब आप खुद से दें। आईपी और डब्ल्यूएल में से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? सामने इक्वेशंस वगैरह सब लिखी हुई है आपके, इनमें से इंडिपेंडेंट कौन सा है? मेरे ख्याल से जिनको ये बातें समझ में आई होंगी उनने अभी तक मन में जवाब दे दिया होगा कि सर लिक्विड लिमिट इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये तो सॉइल की प्रॉपर्टी है। मैंने सॉइल को टेस्ट किया कैसेग्रांडेज एपरेटस में, लिक्विड लिमिट निकाल लिया, और इस लिक्विड लिमिट की वैल्यू को जब मैं इस फॉर्मूले में डालूंगा तो आईपी की वैल्यू आएगी। लिक्विड लिमिट चेंज होती जाएगी तो आईपी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। दैट मीन्स आईपी इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड लिक्विड लिमिट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इससे यह बात समझ में आई कि y एक्सिस पे मैं रखूंगा आईपी को और x एक्सिस पे मैं रखूंगा लिक्विड लिमिट को। तो जरा चार्ट बनाते हैं अब और देखते हैं कि ये चार्ट दिखता कैसे है। चार्ट बनाते हैं भैया, चार्ट बनाते हैं। तो चार्ट बना आपका ये, ऐसा कुछ चार्ट रहेगा। ये मेरी रही दो कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक को मैंने बोला x एक्सिस, एक को मैंने बोला y एक्सिस। दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस। x एक्सिस पे रखूंगा लिक्विड लिमिट को, y एक्सिस पे रखूंगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स को। क्यों ऐसा कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लिक्विड लिमिट के तीन बाइफर्केशंस मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, 20, 35 एंड 50। ये तीन बाइफर्केशंस मैंने लिक्विड लिमिट के डाले। ये लिक्विड लिमिट की जो वैल्यूज मैंने यहां पर लिखी हुई हैं ये परसेंटेज में है। ये जो लिक्विड लिमिट की वैल्यूज लिखी हुई हैं ये परसेंटेज में है, और यहां पे जो आईपी की वैल्यूज भी हैं वो परसेंटेज में। तीन बाइफर्केशंस मैंने डाले, 20%, 35% एंड 50%। तो ये जो प्लास्टिसिटी चार्ट है ये कैसा दिखता है भैया, अब देख लेते हैं जरा। हाउ दिस प्लास्टिसिटी चार्ट एक्चुअली लुक्स लाइक, जरा देखेंगे। सीधी सिंपल सी ये एक लाइन, दिस इज माय प्लास्टिसिटी चार्ट। और ये जो लाइन देख रहे हो ना आप गुलाबी रंग की, इसी लाइन को मैं ए लाइन कहता हूं। दिस लाइन इज एक्चुअली नोन एज ए लाइन। बीच से चालू होती है इस ए लाइन की। भाई स्ट्रेट लाइन है ना, तो कुछ ना कोई इक्वेशन होगी इस ए लाइन की, वो भी बात करेंगे। दूसरा एक बात और बता दूं आपको, हालांकि कोई पूछेगा नहीं आपसे, ये नाम ए लाइन क्यों पड़ा, ये ए क्या है, इसमें किसी का शॉर्ट फॉर्म है क्या, या ABCD वाला ए ऐसी मन से लिख दिया, तो नहीं। ये जो कंसेप्ट है प्लास्टिसिटी चार्ट का, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय कैसेग्रांडे। कैसेग्रांडे नाम सुना होगा आपने, लिक्विड लिमिट जब हमने पढ़ाया था, हमने पढ़ा था, तो मैंने कैसेग्रांडे एपरेटस के बारे में बात की थी जिसके बेस पे मैंने लिक्विड लिमिट निकाला था। कैसेग्रांडे आगे भी आएंगे बहुत बार आपके लिए सॉइल मैकेनिक्स में। तो कैसेग्रांडे ने ये प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में बात की थी, और कैसेग्रांडे तो उनका शायद सरनेम था, उनका एक्चुअल नाम था ए कैसेग्रांडे।
मतलब जो नाम था ना इनका, अभी मैं यहां लिख दे रहा हूं, मिटा दूंगा, इनका पूरा नाम था ये। तो इनके नाम को सम्मान देने के लिए इनके नाम का जो इनिशियल था ए, उसको यूज करके इस लाइन का नाम ए लाइन बोला गया था। ये है इसके पीछे का कंसेप्ट। कंसेप्ट तो नहीं बोलूंगा, कहानी ये है ना। तो इस ए लाइन के बारे में कोई दिमाग मत लगाइएगा कि कोई टेक्निकल नाम होगा, ए का मतलब कुछ ही होगा, नहीं। कैसेग्रांडे ने ये बात की थी। कैसेग्रांडे का पूरा नाम था ए डॉट कैसेग्रांडे, है ना भाई। आप अपना इनिशियल लिखते हैं ना, जैसे मेरा नाम शार्दुल सिंह है तो मैं ऐसा भी लिखता हूं। तो अगर ये लाइन मैंने बनाई होती तो एस लाइन कहलाती, लेकिन मेरे से पहले इनने बना दी कैसेग्रांडे ने, तो इनका नाम ए कैसेग्रांडे था, तो ए लाइन हो गई है, ठीक है ना। तो इस ए लाइन के बारे में बहुत ज्यादा दिमाग मत चलाइएगा। ए का मतलब कुछ और नहीं, कैसेग्रांडे का इनिशियल नाम था। तो ए लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो इसकी कोई इक्वेशन होगी। क्या इक्वेशन होती है तो ये लिख लें, गेट में डायरेक्टली पूछा गया सवाल है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन डायरेक्ट पूछा था गेट में। स्ट्रेट लाइन है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होनी चाहिए। तो ये बनती है ip इज इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। रट लीजिएगा इसको। ip इज इक्वल, भाई y इज इक्वल टू समथिंग x होना चाहिए। तो दिख रहा है ना, ip आपका y एक्सेस पे था, WL आपका x एक्सेस पे था। तो ip इज इक्वल टू 0.73, 0.73 इंटू लिक्विड लिमिट माइनस 20। इसलिए लाइन 20 से चालू हुई है। 20 से कम अगर होगा WL की वैल्यू तो ये डिफाइन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर WL की वैल्यू 20 से कम रही तो IP कितना आता है, नेगेटिव आता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से तो नेगेटिव आएगा ना भाई। अगर WL की वैल्यू 20 से कम रही तो ये IP की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, मैंने बोला था कि IP की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है। अगर किसी कारण से IP की वैल्यू नेगेटिव आ भी जाए तो उसको जीरो बताते हैं। तो देखो ना, IP जीरो ही हो जाएगा। अगर लिक्विड लिमिट की वैल्यू 20 से कम कुछ भी होगी तो IP जीरो ही दिख रहा है यहां पर। इस लाइन को नीचे मत बढ़ा देना, IP नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। ये ए लाइन है। अब आगे क्या, आगे इस चार्ट को थोड़ा सा और सजा देते हैं अपन, तो ये कहानी भी खत्म हो जाएगी। 20 पे एक बाइफरकेशन डाला मैंने, ये 35 पे एक बाइफरकेशन डाल देते हैं और 50 पे एक बाइफरकेशन डाल देते हैं, ठीक है। ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन है ये बाइफरकेशन डाले, पार्टीशन बना दिए मैंने। एक्चुअल चार्ट तो ये गुलाबी लाइन है बस, है ना। ये जो हरी लाइन डाली है ये सिर्फ पार्टीशन बनाए हैं समझाने के लिए मैंने। तो जरा देखें, याद करिए, ये ए लाइन है। ए लाइन से ऊपर कौन सी सॉइल एग्जिस्ट करेगी, क्ले। तो ए लाइन से ऊपर मैंने क्ले का मतलब सी लिख दिया, क्योंकि क्ले का मतलब मैंने पढ़ा सी होता है। ए लाइन के नीचे एग्जिस्ट करता है सिल्ट, तो मैंने एम लिख दिया। इस प्लास्टिक चार्ट को तमाम बार बनवाऊंगा अभी मैं आपसे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ चार्ट बनाना बता दे रहा हूं, इसको यूज कैसे करना है टू क्लासिफाई द सॉइल वो अपन न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझेंगे। तो ए लाइन से ऊपर क्ले एग्जिस्ट करती है तो सी दिखा दिया। ए लाइन से नीचे सिल्ट एग्जिस्ट करता है, एम दिखा दिया। अब दिमाग में सवाल नो डाउट आपके आ रहा होगा कि सर ये कैसे पता करेंगे कि सॉइल ए लाइन के ऊपर है कि ए लाइन से नीचे है। तो जो डेटा मुझे दिया रहेगा ना सॉइल से रिलेटेड, जब सवाल करेंगे तो उस डेटा से मैं बता दूंगा कि मेरी सॉइल ए लाइन के ऊपर है कि ए लाइन से नीचे है। उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना रहेगा जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरी बात याद करिए, मैंने एक जो क्लासिफिकेशन बताया था आपको एल, आई और एच वाला, 35% से कम जब मेरा लिक्विड लिमिट होता था तो सॉइल लो कंप्रेसिबल कहलाती थी। 50% से ज्यादा जब मेरा लिक्विड लिमिट होता था तो सॉइल हाईली कंप्रेसिबल कहलाती थी। और 35 से 50 के बीच में सॉइल इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल कहलाती थी। तो भैया जरा देखें, 35 से कम मतलब ये वाला जोन हुआ, तो इनके नाम के आगे एल लगा दूं, इनके नाम के आगे एल लगा दूं, भाई एम तो था ही, एल हो गया। 50 से ज्यादा में एच नाम आता था तो ये एच लगा दिया इनके आगे। 35 से 50 के बीच में आई नाम आता था तो ये आई लगा दिया, खत्म कहानी। ये प्लास्टिसिटी चार्ट है। इसको यूज कैसे करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बात करेंगे आगे। एक और चीज याद रखिएगा, एक स्पेशल कंडीशन है,
वो स्पेशल कंडीशन भी आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं कि अगर आपका आईपी की वैल्यू 4 से 7 के बीच में होती है, वैल्यू परसेंटेज में है, अगर आपके आईपी की वैल्यू इस 4 से 7 के बीच में आती है तो सॉइल विल बी गिवन अ ड्यूअल सिंबल एंड इट विल बी नेम्ड एज CLML। ये स्पेशल केस है, वो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर मेरे आईपी की वैल्यू 4 से 7 के बीच में आती है तो सॉइल का नाम ड्यूअल नेचर में दिया जाएगा CLML। उसके अलावा सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल, इन 6 में से किसी एक नाम से जानी जाएगी। कैसे जानी जाएगी, क्या रहेगा सॉइल का नाम, वो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये कहानी तो मैंने आपको पूरी सुना दी सॉइल क्लासिफिकेशन की, जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड 1498 में लिखी हुई है। अब इस पूरी कहानी को प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, टू आइडेंटिफाई द सॉइल, टू क्लासिफाई द सॉइल, वो समझेंगे हम लोग जब अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द थियोरेटिकल कंसेप्ट या थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर सॉइल क्लासिफिकेशन। सॉइल क्लासिफिकेशन में इतना ही है जो आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड, कंसेप्ट तो क्या ही बोलूं मैं, इस कहानी से रिलेटेड, इस डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जितने भी सवाल गेट में आए होंगे वो सारे, और उसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे सॉइल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दौरान जो भी कंसेप्ट हमने यहां पर पढ़े हैं वो सारे कंसेप्ट्स को वहां पर वापस से रिवीजन हो जाएगा आपका, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इन कंसेप्ट्स को यूज कैसे करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे विद सम गुड क्वालिटी न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।